और भागलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बार फिर भागलपुर में बम विस्फोट हुआ है। हबीबपुर के शाहजंगी मैदान में यह धमाका हुआ और मैदान में तब 7 बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उसमें जो 7 बच्चे हैं वो घायल हो गए हैं। 4 बच्चों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, तेज धमाके की जो आवाज है वो दूर तक सुनाई दी है। बम विस्फोट की बात सामने आ रही है। 12 बजे के आसपास हबीबपुर थाना अंतर्गत है खिलाफत नगर में एक गली में बम फटा हुआ बारे में सूचना मिली है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम पहुंच गया है। पहुंच करके अभी जांच शुरू किया गया है। इसमें 3 बच्चों और अलावा 4 बच्चों, तो टोटल 7 बच्चों घायल हुआ है। 3 बच्चों को अभी हॉस्पिटल को भेज दिया गया है। और अब बात बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के जख्मी होने की। तो बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के पैर में गोली लगी है। पैर में गोली लगने से वे घायल हो गए हैं। उन्हें खुद की पिस्टल से चली गोली से वो जख्मी हुए। ऑपरेशन कर उनके पैर से गोली को निकाल लिया गया है। गोविंदा फिलहाल खतरे से बाहर हैं। गलती से गोली चलने से गोविंदा घायल हुए। लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ करने के दौरान गोविंदा के पैर में गोली लगी। खतरे से बाहर हैं। गोविंदा ने फैंस का शुक्रिया अदा किया है। तो गोली लगने के बाद एक्टर गोविंदा का पहला रिएक्शन सामने आया। उन्होंने अस्पताल से अपना एक वीडियो मैसेज फैंस के लिए जारी किया है। उन्होंने अपनी हालत की जानकारी दी है। गोविंदा ने कहा कि आप सभी और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से गोली निकाल दी गई है। मैं डॉक्टर हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपनी प्रार्थनाओं में शामिल रखा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। और दिल्ली से बड़ी खबर है। बुलडोजर केस में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। मंदिर हो या दरगाह, बाधा नहीं बन सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उन्होंने कहा कि कोई भी धार्मिक संरचना बीच सड़क पर बाधा नहीं। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में है, हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे और बीच सड़क धार्मिक संरचना नहीं बनेगी बाधा। जहां जनता की सुरक्षा की बात हो, हटाना होगा। जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। और सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। फैसला आने तक बुलडोजर एक्शन पर यह रोक जारी रहेगी। खबर जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए आज तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होगी और इस चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होना है। जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ कश्मीर संभाग के बारामूला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा की कुल 40 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। चुनाव में कोई खलल न डाल सके, इसलिए 86,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान इस वक्त चलता हुआ। जम्मू कश्मीर में सुबह 1 बजे, दोपहर के 1 बजे तक अगर बात करें तो 44.08% मतदान हुआ है। उधमपुर में ये प्रतिशत 51.66 दर्ज किया गया। कठुआ में 50.09% वोटिंग हुई है। वहीं बांदीपुरा में 42.67%, बारामूला में 36.60%, जम्मू में 43.36%, कुपवाड़ा में 42.08%, सांबा में यही 1 बजे दोपहर तक 49.73% मतदान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में अखनूर और एलओसी से सटे गांवों में मतदान प्रक्रिया जोरों पर है। लोगों में भारी उत्साह है, खासकर उन वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों में जिन्होंने पहली बार वोट डालने का मौका मिला है।
तो जम्मू कश्मीर में चुनाव के बीच पाकिस्तान से बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। भारत से भगोड़ा और मोस्ट वांटेड आतंकी जाकिर नाइक को स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान बुलाया गया है। सोमवार को इस्लामाबाद पहुंचे आतंकी जाकिर नाइक का ग्रैंड वेलकम किया गया। दावा कि पाकिस्तान ने बहुत ही सोच समझकर एक निश्चित समय सीमा के भीतर भारत विरोधी जाकिर नाइक को स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान बुलाया है और पाकिस्तान की इस साजिश की पोल उस वक्त खुल गई जब जाकिर नाइक को लेकर वहां के धार्मिक संगठनों में भिड़ंत हो गई। कुछ संगठनों ने जाकिर नाइक के इस दौरे के खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया तो कुछ धार्मिक संगठन जाकिर नाइक के समर्थन में उतर आए। शख्स की मुखालफत करना और ऐसे शख्स के खिलाफ इस वक्त आवाज उठाना अपने वतन की, इदारों की और हुकूमत की पॉलिसी के भी खिलाफ है। आपको क्या पता कि डॉक्टर जाकिर नाइक की आमद के पीछे हुकूमत पाकिस्तान ने उनको बतौर स्टेट गेस्ट बुलाया। यह भी याद रखिए, वो किसी जमात की मेजबानी में नहीं आ रहे, वो हुकूमत पाकिस्तान के मेहमान हैं। और इस वक्त जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कश्मीर के हवाले से बात की है, हमसे बेहतर, हमारी हुकूमत से बेहतर मुकदमा कश्मीरियों का उन्होंने पॉडकास्ट के अंदर नादर अली वाली में लड़ लिया। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में। उन्होंने बिहार के बोधगया में कथा के दौरान कहा कि मुसलमान अपने मौलवियों का अपमान नहीं करते, लेकिन हिंदू ऐसा करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम किसी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हमने हवस का पुजारी सुना है। हवस का मौलवी क्यों नहीं हो सकता? धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि प्रायोजित तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मुसलमान कभी नहीं अपने मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते हैं। हम उनके विरोध में या पक्ष में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी कभी कभी बातें होती हैं। तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आप, पुजारी जरूर होता है। अच्छा मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने आपत्ति जाहिर की है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को नफरती बताया है। ये उनके नजरिए और उनकी सोच को दर्शाता है। धार्मिक व्यक्ति होकर के धर्म के प्रचारकों के खिलाफ वो इस तरीके से उल जलूल की बातें करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। उनको हमेशा अच्छी बात कहना चाहिए, ऐसी बात कहना चाहिए जो लोगों के लिए दर्स हो, सबक हो, मगर वो हमेशा कुछ ऐसी बात करते हैं जो आपत्तिजनक हो। खबर है हरियाणा के रोहतक से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। राम रहीम की 20 दिन की पैरोल मंजूर हो गई है। रेप के मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा मिली है और वो इस वक्त रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। राम रहीम ने 20 दिन के लिए पैरोल की अर्जी दी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। ऐसे में 3 शर्तों के साथ राम रहीम को पैरोल दी गई है। पैरोल के दौरान हरियाणा में अलग अलग जगह वो नहीं घूमेगा। इस दौरान वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है, ना ही सोशल मीडिया के जरिए कोई अपील ही कर सकता है। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो पैरोल रद्द हो जाएगा। उत्तराखंड के औली से खबर, जहां भारत और कजाकिस्तान के बीच 13 दिन का युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है। 13 अक्टूबर तक भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा और भारत और कजाकिस्तान के पर्यवेक्षक भी अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। युद्ध अभ्यास का मकसद आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। वहीं सैन्य अभ्यास शहरी और पहाड़ी इलाकों में केंद्रित होगा। संयुक्त अभ्यास से दोनों ही देशों के सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच अंतर संचालन और सौहार्द विकसित करने में मदद मिलेगी। और रांची से बड़ी खबर है, जेएसएससी कार्यालय का घेराव और पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। 15 नामजद छात्र पर मामला दर्ज किया गया है। 1000 अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है।
तो बता दें कि जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने आए छात्रों ने देर रात पत्थरबाजी की थी। आक्रोशित छात्रों के पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। कांके थाना प्रभारी को भी पथराव में चोट आई, जिसे लेकर कार्रवाई की गई। बता दें कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए छात्र आंदोलन कर रहे हैं और परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। और रांची से बड़ी खबर है, संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से एसजीआई तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी। राज्य सरकार ने घुसपैठ के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट के निर्देश पर 29 सितंबर को केंद्र और राज्य की बैठक हुई और बैठक के दौरान राज्य सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन से इनकार किया था। कोर्ट को इस राज्य सरकार के इनकार से अवगत कराया गया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और हाईकोर्ट के आदेश में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का निर्देश दिया गया था। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर देर रात बीजेपी की बैठक हुई। हेमंत बिश्व शर्मा का बड़ा बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रात 1 बजे तक हमारी बैठक हुई, सभी लोग 1 बजे तक कार्यालय में ही मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि हम झारखंड के प्रति कितने गंभीर हैं, राज्य के विकास के लिए कितना प्रतिबद्ध हैं। हम 3 अक्टूबर को 5 बिंदु लेकर आएंगे। राज्य गठन के 25 साल हो गए हैं तो हम 25 वादे लेकर आएंगे। भगवान बिरसा मुंडा को 150 साल हो गए हैं तो हम 150 संकल्प लेकर आएंगे। पत्र को फाइनल स्वरूप देने के लिए हमारा पूरा टीम रात 1 बजे तक बैठे। मोटा मोटी एक स्वरूप हम लोगों ने बनाया हूँ, हमारा टीम ने बनाया है पूरा झारखंड प्रदेश बीजेपी का। और जैसे 1 बजे तक रात पूरा कार्यालय में सारे लोग बैठ के ये मैनिफेस्टो बनाने का काम किया, उससे ही ये एस्टैब्लिश होते हैं हम झारखंड के लिए कितना सीरियस है और झारखंड का विकास के लिए हम कितना प्रतिबद्ध है। खबर पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है और ऐसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पलवल में जनसभा को संबोधित करेंगे। पलवल के गदपुरी ग्राउंड में शाम 4 बजे पीएम मोदी की रैली होनी है। पीएम की रैली में 50,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। पीएम मोदी अपनी इस रैली के जरिए 23 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को संबोधित करेंगे, जिसमें पलवल की 3, फरीदाबाद की 6, नूह की 3, गुरुग्राम की 4, रेवाड़ी की 3 और महेंद्रगढ़ की 4 सीटें शामिल हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है झारखंड से जुड़ी हुई, जहां पर पीएम मोदी कल हजारीबाग आने वाले हैं। कल दोपहर 1:10 का वक्त बताया जा रहा है जब रांची पहुंचेंगे पीएम मोदी। हेलीकॉप्टर से हजारीबाग के लिए वो रवाना होंगे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में पीएम की मौजूदगी होगी। जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाने वाला है। योजना के तहत 4000 गांवों का चयन किया गया है। कई एकलव्य विद्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान पीएम जनमन कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। मतवारी में आदिवासी समूह के प्रतिनिधियों से वो मुलाकात भी करने वाले हैं। परिवर्तन यात्रा महासभा को संबोधित किया जाएगा। हेलीकॉप्टर से वापस उनकी रवानगी रांची के लिए होगी और रांची से विशेष विमान से दिल्ली रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के हजारीबाग दौरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने खास तैयारियां की हैं। 2 अस्पतालों को इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है और पीएमओ की गाइडलाइन के मुताबिक दवाओं की सूची भी अस्पतालों को दी गई है। तो कार्डियक एम्बुलेंस और 4 डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया है, जो अलग अलग कार्यक्रम वाले जगहों पर तैनात होंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी सिंह ने इस तैयारी को लेकर जिले में अलर्ट जारी किया। गेट होंगे जहां से कि लोगों को आना जाना होगा, वीआईपी या सामान्य लोग भी। वहां पे हमारे 2 स्टाफ रहेंगे जो ये आपको थर्मल स्कैनिंग और उसके साथ सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में 2 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री क्या खाना खाएंगे, क्या पहनेंगे, इसे लेकर भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। जिला प्रशासन की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसे लेकर राज्य से 2 अतिरिक्त पदाधिकारी की मांग की गई है। फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रकाश चंद्र गुग्गी ने बताया कि वो सामान जो प्रधानमंत्री के उपयोग के लिए है, इसकी खरीदारी फूड सेफ्टी ऑफिसर के सामने होगी।
सेक्टर से टाइप कर रहे हैं कि उनको क्या मेनू दिया गया है, अगर पार्टी के द्वारा दिया गया है तो पार्टी के द्वारा कौन सा मेनू दिया गया है, वो कब सामान खरीदेंगे और कब कब वो क्या क्या सर्व करेंगे, और अगर उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर उनको कुछ दिया हुआ है डायरेक्शन या मेनू तो हम लोग उसकी जांच करेंगे और हम लोग अपने सामने में ही सारे प्रोडक्ट्स का परचेजिंग करेंगे, प्रोक्योर करवाएंगे और सामने में ही हमारे सामने में ही। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले के मुकाबले कांग्रेस की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। राहुल गांधी ने पिछले 1.5 से 2 वर्षों में प्रयास किए हैं और उन्हें फायदा भी हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उनका नेतृत्व पूरी तरह से स्थापित हो चुका है, लेकिन देश का नेता बनने के लिए उन्हें लंबा सफर तय करना है। जो दशा या दुर्दशा थी उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। अगर आपके 50-55 एमपी थे वो बढ़कर 100 हो गए तो निश्चित तौर पर आपकी ताकत बढ़ी है। और जो पिछले 1.5-2 साल से राहुल गांधी ने अपने तरीके से जो प्रयास किया है उसका भी उनको फायदा मिला है। और इसका फायदा ये है कि कांग्रेस में उनका नेतृत्व अब पूरी तरीके से एस्टेब्लिश्ड है। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर एस्टेब्लिश हो गए हैं, देश के लीडर अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के पार्टी की उनकी जो दादी थी इंदिरा जी की जब जीवन में सबसे बड़ी हार हुई 1977 में, तो मुझे लगता है कांग्रेस को उस समय 154 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो इंदिरा जी के जीवन की सबसे बड़ी हार में कांग्रेस को 154 सीट मिला था। और राहुल गांधी के जीवन की सबसे बड़ी जीत जो है, जिसको बताया जा रहा है सबसे बड़ी जीत, उसमें कांग्रेस को 99 सीट मिला है। तो ये फर्क है, ये दिखाता है कि देश के नेता के तौर पर उभरने के लिए अभी भी राहुल गांधी को एक लंबा फासला तय करना है। क्या अपील करेंगे? पटना एम्स में स्टाफ की घोर कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए अधिकारियों को काउंटर ड्यूटी पर लगाया गया है। पटना एम्स में 38 ऐसे स्टाफ हैं जो अपने से निचले दर्जे पर काम कर रहे हैं। और बीते 10 महीने से 38 स्टाफ रजिस्ट्रेशन काउंटर और पेमेंट काउंटर पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। एम्स प्रबंधन का यह कहना है कि जल्द ही कर्मियों की कमी को दूर कर लिया जाएगा। बिहार में बड़े बाढ़ के हालात को लेकर सीएम नीतीश कुमार एक्शन में हैं। आज सीएम हवाई सर्वे कर बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश उत्तर बिहार और कोसी क्षेत्र का हवाई सर्वे उन्होंने किया है। सीएम नीतीश के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं। हवाई सर्वे के बाद अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक भी होने वाली है, जिसमें सीएम नीतीश अधिकारियों से बातचीत करेंगे। पटना से बड़ी खबर है, सीएम नीतीश कुमार के हवाई सर्वेक्षण के बाद एक्शन शुरू हो गया। आपदा राहत पहुंचाने में युद्ध स्तर से प्रशासन जुटा हुआ है। बाढ़ वाले इलाकों में राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। एयरफोर्स के चॉपर से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। सीतामढ़ी के लिए चॉपर रवाना हुआ है। बेलसंड और रूनी सैदपुर भेजी गई है मदद और दरभंगा से एयरफोर्स का एक चॉपर उड़ा है। दूसरा चॉपर भी दोपहर के 3 बजे दरभंगा पहुंच जाएगा। 2 चॉपर से एयर लिफ्टिंग कर बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां औराई में बागमती के बाद लखनदेई ने तबाही मचा दी है। रामखेतारी में लखनदेई नदी का तटबंध टूटने से 10 से ज्यादा गांव प्रभावित है। गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।